मेरा नाम महानूर है, लेकिन सब मुझे मानो कहकर बुलाते थे। मेरी उम्र 22 साल थी। घर में बस मेरा बड़ा भाई, मैं और अम्मा रहते थे। मेरे अब्बा का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट से बहुत अरसा पहले हुआ था और अम्मा ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए बिस्तर पर लग कर रह गई थी। मेरे भाई की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन वो देखने में अपनी उम्र से कम ही लगता था, क्योंकि उसने खुद का और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखा हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो जवान और तवाना मर्द नजर आता था। इसीलिए वो एक वक्त में 4 बीवियां अपने पास रखता था। सब बीवियों ने अपने दिन मुकर्रर किए हुए थे और भाई उसी हिसाब से उनके पास जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई क्या कारोबार करता है, लेकिन वो अमीर बहुत था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था और सिर्फ मेरी ही नहीं, अपनी चारों बीवियों को भी हर आसाइश देता था। लेकिन एक बात जो मुझे खटकने लगी थी, वो था भाई का गरीब घर की लड़कियों से शादी करना और बच्चे के बाद उनको तलाक देकर फारिग कर देना। मैं तो हैरत ज़दा रह जाती थी भाई की इस हरकत से। भला कोई मर्द ऐसा कैसे कर सकता है? सब मर्द बच्चे को देखते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यह अनोखा बाप था जो शादी के बाद बच्चा होने पर बीवी को तलाक देकर चलता कर देता था। मैंने बहुत बार नजर रखकर सच जानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मुझे लगने लगा था शायद वो भी बाकी मर्दों की तरह बीवी का जिस्म खराब हो जाएगा यही सोचकर तलाक उन्हें देता है। लेकिन फिर वो बच्चे को क्यों पास नहीं रखता था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये सब करने पर मजबूर था, या शायद शौकियां करता था? मेरा भाई कोई लड़की पसंद किस्म का मर्द नहीं था जो किसी पर दिल आ जाता। किरदार का काफी खरा था, लेकिन बस ये तलाक वाली बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। और तलाक के बाद वो दोबारा शादी की ख्वाहिश करता तो अम्मा तो बस ये सब देख नहीं सकती थी, इसलिए मुझे ही उसके लिए लड़की देखनी पड़ती थी और मैं लड़की देखते ही उसकी शादी कर देती थी। अभी उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे। मेरी चारों भाभियां आपस में सलूक से ही रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। चारों को घर अलग अलग लेकर दिया गया था, लेकिन आजकल एक भाभी की तबीयत नासाज रहने लगी थी। मुझे पूरा शक था कि वो हामला हो चुकी है, लेकिन अब मुझे अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि मैं जानती थी बच्चा पैदा होते ही भाई उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि भाई ने सख्ती से बताने को मना भी किया हुआ था कि अगर बच्चा हुआ तो तलाक देकर निकाल देगा। ये बात किसी को भी कानो कान खबर ना हो, और मैं यही कहती थी कि मैं किसी को भी खबर नहीं लगने दूंगी। आज भाई 2 किलो आम लेकर आया था और सबसे बड़ी बीवी को देखकर कहा, रुबीना आज तुम ये सारे आम अकेले खाओगी और खाने के बाद धूप में बैठ जाना और पूरे 1 घंटे बाद कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने जब भाई की ये बात सुनी तो हैरत से दंग रह गई। भला भाभी कैसे ये सब अकेली खाएगी, इतने आम, और उसके बाद धूप में पूरे 1 घंटे बैठेगी, वो भी इतनी गर्मी में? जुलाई का महीना चल रहा था और गर्मी अपने जोरों पर थी। ऊपर से भाई की ये फरमाइश मेरा खून खोल रहा था। लेकिन वो बड़ा भाई था, मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। लेकिन परेशानी अब मुझे भाभी की थी, क्योंकि वो परेशान होने के बावजूद अपने शोहर की बात को मना नहीं कर पाई थी। उसे भी पता था कि ये सब मुश्किल है, लेकिन वो ये सब करने पर मजबूर थी। अब उसे करना था ये सब। भाभी ने प्लेट और छुरी लेकर सबसे पहले सारे आम छीलने शुरू किए। मैं भी भाभी के साथ बैठकर उनकी मदद करने लगी और बोली, भाभी आप क्यों भाई की ये बात मान रही हो? मना कर देती, इतने ज्यादा आम खाओगी तो मोशन लग जाएंगे और मैदे में अलग दर्द उठेगा, और आपका तो मैदा भी कमजोर है। अरे कुछ नहीं होता पगली, सर के साईं है, बात माननी पड़ती है, और वो मोहब्बत भी तो इतनी करते हैं। अब मैं अगर उन्हें मना कर देती तो नाराज हो जाते, और अगर शोहर नाराज हो तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है, जबकि शैतान तो चाहता ही यही है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो। उसका पसंदीदा अमल यही है, और मैं कोई मौका नहीं देना चाहती उनको कि वो नाराज हो जाए मुझसे। और वैसे भी मैं अकेली बीवी थोड़ी हूँ, उनकी 4 बीवियां हैं। अगर मैंने मना कर दिया तो औरों को कह देंगे, लेकिन मुझसे नाराज भी हो जाएंगे। तुम नहीं समझ सकती ये बात। अगर मैं अकेली उनकी बीवी होती तो नखरे दिखा देती और नाज भी उठवाती, लेकिन इस घर में मेरे अलावा 3 बीवियां उनकी और भी मौजूद हैं। वो जरूर ये काम करके अपने नंबर बढ़ा लेंगी। बेशक वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शोहर की तवज्जो के लिए वो भी ऐसा कोई काम कर लेती। तुम्हारा भाई हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया और दोबारा से काम में लग गई। अब सारी आम छील लेने के बाद वो खाना शुरू हो चुकी थी और मैं उनके पास बैठी बातें कर रही थी, उनका ध्यान बटा रही थी ताकि उनको ये काम ज्यादा मुश्किल ना लगे। इसलिए मैंने दोबारा बातों का सिलसिला शुरू किया। लेकिन भाभी, एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती और खटकती है। मैंने ताज्जुब से उनसे पूछा तो वो आम खाते हुए हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। शायद वो पूछना चाह रही थी कि क्या बात अजीब लगती है। मैंने डरते डरते उन्हें बताया कि मुझे आपसे पसीने की बहुत ही गंदी बदबू आती है। क्या भाई को बुरा नहीं लगता? मेरी बात सुनने के बाद वो पहले तो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, पगली तू नहीं समझेगी, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ। असल में तेरे भाई को मेरे पसीने की खुशबू काफी पसंद है, जिसका इजहार वो कई बार मुझसे कर चुके हैं। तुमने देखा होगा मेरे कमरे में एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं है। वजह यही है, उनको पसंद ही नहीं है कि मैं कोई परफ्यूम लगाऊं। उनको मेरा पसीना ही पसंद है। मैं भाभी की बात सुनते उनको अजीब नजरों से देखने लगी। यही लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। भला कोई शोहर क्यों अपनी बीवी के पसीने को पसंद करने लगेगा? मुझे तो इतनी गंदी बदबू आती थी कि सांस लेना दुश्वार हो जाता था। लेकिन भाई भी अजीब था और उसकी बीवियां भी अजीब थी, जो उसकी बात मान लेती थी। ऊपर से मुझे ऐसी ऐसी बातें बताती कि मैं वाकई हैरान रह जाती।
ابھی تک طلاق والا حصہ نہیں سلجھا تھا کہ بڑی بھابھی نے ایک اور بات بتا دی، اور پسینے کی بات کرتے ہوئے وہ ایسے شرما رہی تھی جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ میں نے بھابھی کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرے تھے کیونکہ مجھے ان میں کوئی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں ایک آم کھاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کئی بار وہ بیچ میں پانی بھی پی چکی تھی لیکن آم ابھی بھی کافی بچے ہوئے تھے۔ بھابھی پچھلے 10 منٹ سے لگاتار کھاتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تو میں نے آم لے کر جوسر میں اس کا جوس نکال دیا اور بھابھی کو لا کر دیا۔ بھابھی نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور سارا جوس پی گئی اور مجھے گلے لگا کر میرا گال چومنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج کا پورا دن اس میں نکل جائے گا، لیکن تم نے میری مدد کر دی۔ بس اب چھت پر جا کر 1 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد کمرے میں جانا ہے تمہارے بھائی کے پاس۔ بھابھی نے دوپٹے کا کونا پکڑتے ہوئے شرما کر کہا۔ میں نے دیکھا بھابھی تو ابھی سے پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اگر 1 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے گی تو کتنی گندی بدبو آئے گی ان کے جسم سے، اور بھائی کیسے برداشت کرتا تھا؟ اس بات پر مجھے حیرت تھی، لیکن یہ حکم بھی بھائی کا اپنا ہی تھا، اسی لیے میں خاموش رہی۔ بھابھی تو چھت پر چلی گئی، لیکن اب میرا دھیان اقصیٰ بھابھی جو کہ منجلی بھابھی تھی اس پر چلا گیا، کیونکہ وہ بیمار تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ حاملہ ہوئی تو اس سے بھی طلاق ہو جانی ہے، اور وہ مجھے بھابھی اپنی بہت پسند تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی جس کے بھائیوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی شادی جلدی کروا کر اپنے سر سے بوجھ اتار دیا تھا۔ اب اس کو اگر طلاق ہو جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے حاملہ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اسے چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے ہفتے بھائی نے اسے پورے 3 کلو سیب کھلائے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور چپکے سے حمل روکنے والی دوائی لے کر بھی اس کے کورس میں شامل کر دی۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روز وہ دوا کھلانے لگی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کو طلاق ہو اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ لیکن میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر بھابھی کو پتہ چلا تو مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے کہ میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن میں بھائی کو بھی جانتی تھی وہ بچے کے بعد منٹ نہیں لگائے گا اور طلاق دے دے گا بھابھی کو۔ لیکن اب میرے ذہن میں اور سوچیں بھی جنم لے چکی تھی، اور وہ یہی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تب بھی تو حاملہ ہو جائے گی بھابھی، تب کیا ہوگا؟ اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا کہ کیوں بھائی بچے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ عموماً تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن بھائی سب سے الگ تھے۔ میرے ذہن میں بہت ساری سوچیں بھائی کو لے کر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں خود بھی بیمار ہو کر بستر پر لگ گئی تھی، اور شاید یہی غلط ہوا تھا۔ سب بھابیاں میرے پاس میرا حال پوچھنے بھی آئی تھی اور میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ میں مسکرا کر ان کو دیکھتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ آج پھر بھائی نے اپنی سب سے چھوٹی بیوی عالیہ کو 3 درجن کیلے لا کر دیے اور کہا یہ کھانے کے بعد ہیٹر لگا کر کمرہ بند کیا ہوا ہے، وہاں جا کر سو جانا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد ہیٹر آ کر بند کر دوں گا، پھر تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ بھائی نے خوشی سے بھابھی کو بتایا اور وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اب بھائی تو کمرے میں چلا گیا، لیکن بھابھی کیلے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں چونکہ بیمار تھی تو مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے کہہ دیا تھا کہ 1 درجن کیلے کھا لو اور 2 درجن کا جوس بنا کر پی لو، اس سے زیادہ آسانی رہے گی۔ بھابھی نے میری بات سنتے ہی اس پر عمل کیا۔ وہ کیلے کا جوس بنا کر سارا پی چکی تھی اور اس دوران وہ پسینے میں نہا چکی تھی۔ اس کے سارے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی اور جلدی جلدی کیلے کھا رہی تھی۔ اس دوران وہ مسکرا کر میری طرف بھی دیکھ رہی تھی، مانو تمہارے بھائی بہت ہی اچھے ہیں، مجھے تو سچ میں کیلے بہت پسند ہے، اور دیکھو اللہ نے شوہر اتنا اچھا دیا جو ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کیلے کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں اب اس گھر کے اس ماحول سے بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا بھائی شاید پاگل ہو رہا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن بھائی تو پاگل نہیں ہوئے تھے، لیکن میں پاگل ضرور ہونے لگی تھی۔ بھائی پہلے بھی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، وہ پاگل نہیں تھا، وہ تو صحیح تھا، لیکن پھر بھی بیویوں کو فارغ کر چکا تھا۔ لیکن میں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن آخر کب تک یہ سب روک سکتی تھی؟ میری کوشش کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا کہ عالیہ حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے وزن کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور آج وہ ہیٹر والے کمرے میں سو رہی تھی۔ لیکن جب بھائی نے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمیں لگا وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھائی نے جلدی سے اسے ہسپتال منتقل کیا، تب ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھابھی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کی اہمیت بڑھنے والی تھی، اور دوسری بھابیاں بیچاری مرجھائی مرجھائی گھوم رہی تھی۔ شاید ان کو بھی یہی لگ رہا تھا اب چھوٹی بیوی کی عزت اور اہمیت بڑھ جائے گی، لیکن سچ سے صرف میں اور بھائی ہی واقف تھے، کیونکہ اب بھائی بچے کے بعد اس کو چھوڑنے والا تھا، اور یہ سب اس کے انداز سے ہی پتہ لگ رہا تھا۔ اب تو عالیہ بھی پریشان رہنے لگی تھی، جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، الٹا بھائی اب اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا اس سے۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کے بعد شاید بھائی ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ سوچ اس کی تب غلط ثابت ہوئی جب بچہ پیدا ہوتے ہی بھائی نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ وہ بہت روئی، لیکن بھائی تو پتھر کا بن چکا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن دوسری 3 بھابیاں پریشان رہنے لگی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر وہ حاملہ ہوئی
तो उनको भी तलाक हो जाएगी। इसलिए अगले रोज से ही अब वो खुद चुपके से बच्चा ना ठहरने वाली दवाई खाने लगी थी। एक बार भाई ने बड़ी भाभी को दवाई खाते पकड़ लिया तो बहुत मारा कि गुनाह का काम करती हो। मैं अब भाई से तंग आ गई थी। अगर बच्चा हो जाता है तो तलाक देकर छोड़ देता है, और अगर भाभी बच्चा पैदा ना करने की दवाई खाती है तो भी मारता है। अब भाभी काफी मोहतात रहने लगी थी और खाने में मिलाकर दवाई इस्तेमाल करती थी। आखिर उनको अपनी शादी भी तो बचानी थी, इसलिए ऐसा कर लेती थी। अब चूंकि भाई की 3 बीवियां थी तो भाई मेरे पास आए और चौथी शादी के लिए लड़की देखने का बोल रहे थे। मैंने अब इस रात से पर्दा उठाकर ही रहना था, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची और उस पर अमल करने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई। वो बहुत गरीब थी और उसका बाप उसे बहुत मारता था। माँ मर चुकी थी। मुझे उस पर तरस आता था और अब मेरे पास एक आइडिया था जिससे उसकी जिंदगी भी संवर जाती और मुझे भाई का राज भी पता चल जाता। अस्मा बहुत बहादुर थी, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ इस खेल में मिलाने का सोचा। बाकी भाभियां तो भाई से इतना डरती थी वो भाई को मेरा ही सच बता देंगी, इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया और अस्मा को सारी हकीकत बता दी। लेकिन उसने कहा, यार तेरा भाई काफी अजीब हरकतें करता है, ये तो कोई जरूर बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। क्या पता उसकी लड़कियों का नशा हो, इसलिए जब दिल भर जाता है तो हमल के बहाने तलाक दे देता हो। लेकिन जो भी है, शुक्र है तूने मुझे बता दिया। अब हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसी बहाने मेरी भी जान छूटेगी, क्योंकि मेरा अब्बा मेरा ब्याह अपनी आवारा कजन के साथ करने वाला है। तू रिश्ता भेज दे, अब्बा पैसे की लालच में मान जाएगा। और यही हुआ था। मैंने अपनी ही दोस्त की शादी अपने भाई से करवा दी। अब वो हर तरह से भाई पर नजर रखती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने सोच लिया था कि सच जानने के बाद वो उसकी दवाइयां बंद करवा देंगी और अपने साथ बाकी 3 बीवियों का भी माँ का सुख महसूस करवाएंगी। और अब ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं था। भाई अब अस्मा को ज्यादा वक्त देता था। बाकी भाभियों को मैंने कहा था कि सब्र से काम ले, अब उनकी मुश्किलात हल होने वाली है, इसलिए उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। क्या पता अस्मा क्या कर रही थी, लेकिन भाई उसकी हर बात मानता जा रहा था। मैंने जब उससे वजह पूछी तो बोली, यार शोहर को मुट्ठी में करना है तो मीठी बातें और उसकी पसंद का काम करना चाहिए, जो मैं दिल खोल कर रही हूँ। इसलिए मैं काफी हद तक उसकी राजदार बन चुकी हूँ। अब मुझसे बात पता चली है कि वो जानबूझकर बाकी बीवियों को तेज खुशबू वाला फल खिलाता है और गर्मी में रखता है, क्योंकि उससे उनका पसीना बहुत पसंद है और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही करता है। मुझे तो वैसे भी पसीना ज्यादा आता है, इसलिए मुझे फल नहीं खिलाता, लेकिन दिन में 4 जोड़े तब्दील करवाता है और जोड़े भी गायब कर देता है। उसके बाद नए जोड़े देता है, लेकिन नहाने की इजाजत बस रात को ही देता है, सोने के वक्त। अब इसके पीछे क्या राज है ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन मैं बहुत जल्द ये सच भी जान लूंगी। अस्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत यकीन हो गया था। भाई पसीने का दीवाना है, लेकिन क्यों और क्या वजह है ये सब करने की? अगर अस्मा को वैसे ही पसीना ना आता तो उसको भी ढेर सारे फल खाने पड़ते। आज सुबह होते ही भाई ने भाभियों के सारे कपड़े जो धोने वाले थे वो एक बड़े से शॉपर में डाले और उनको लेकर घर से चला गया। मैं तो हैरान रह गई थी, क्योंकि उसका बस मुझे ही इल्म था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को ये सब करते हुए देख लिया था। मैंने जल्दी से जाकर अस्मा को सब कुछ बता दिया तो उसने भाई को रोक लिया और खुद भी सज धज कर उसके साथ चल पड़ी। भाई ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई और खाना खिलाकर 1 घंटे बाद घर छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। मैंने और अस्मा ने चुपके से उनका पीछा किया था तो एक कपड़े की फैक्ट्री पर नजर पड़ी। भाई उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। हमें लगा कि वो हमारे कपड़े पहने हुए शायद बेचता है, लेकिन अंदर जाकर जो सच सामने था उसे देखकर हम दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तो ये वजह थी, उसकी वजह से वो बीवी को छोड़ देता था। मेरी आंखों से आगे का मंजर देखते ही आंखों से आंसू बह रहे थे। अस्मा मुझे दिलासे दे रही थी। मैं खुद भी लड़की थी और ये सोच कर ही कांप रही थी कि अगर मुझे भी ऐसा शोहर मिल गया तो। भाई सबको काम समझा रहा था। क्या कर रहे हो तुम सब? ये लो कपड़े जल्दी से मशीनों में डालो, मुझे सुबह तक सारा माल तैयार चाहिए। और बहुत अच्छा है जो बाहर कपड़े की फैक्ट्री का बोर्ड लगा दिया है, अब किसी को शक नहीं होगा। मैं हमेशा से ही ऐसे माला माल रहूंगा, मेरी तो नस्लें बैठ कर खाएंगी। अभी वो अपनी बातों में ही मसरूफ था जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी। उसके बाकी के लफ्ज उसके मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। मुझे और अस्मा को देखते ही उसका रंग फक हो चुका था। यकीनन उसे अंदाजा हो चुका था कि हमें सच मालूम हो चुका है, तो अब ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इस सच के पता लगने से उसे काफी नुकसान होने वाला था। इसीलिए वो मुझे और अस्मा को बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गया और मुंह बंद रखने की धमकी दी। मैंने गुस्से से कहा, भाई अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हमसे, इसीलिए बेहतर है सब कुछ सच सच बता दें, वरना ये ना हो कि हमें पुलिस को बुलाना पड़े। क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से आपकी 3 बीवियां दूसरों के घरों के बर्तन मांज मांज कर अपना गुजर बसर कर रही हैं। आपको जरा रहम नहीं आया उन पर। मुझे आज मौका मिला था तो मैं अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी और चुप भी नहीं हो रही थी। वो भी भाई को खड़ी खोटी सुना रही थी। मैं सब सच सच बताता हूँ, लेकिन तुम ये सब किसी को नहीं बताना, इसमें हमारा ही फायदा है। और अगर सबको सच बता दिया तो जो ये आसाइशें जिंदगी में हासिल कर रही हो इनसे हाथ धो बैठोगी। भाई ने सच बताने की हामी भरी, लेकिन हमें लालच नहीं था। हम खामोश ही रहे क्योंकि हमें सच जानना था, जो कि कुछ तो समझ आ रहा था, लेकिन हमें पूरा सच भाई के मुंह से सुनना था। हाँ, मैं शादी करता था और जब बीवी हामला होती तो बच्चे के बाद तलाक दे देता था, क्योंकि हामला होने से पहले जो पसीने की खुशबू होती थी मैं उनको तेज खुशबू वाले फल खिलाकर बढ़ा देता था। जब उनके कपड़े पसीने में भीग जाते तो यहाँ फैक्ट्री में लाकर कुछ और केमिकल डालकर उनसे
سے परफ्यूम तैयार करवाता था जो मार्केट में बहुत चलती थी, लेकिन किसी को इस राज का आज तक पता नहीं चला था। लेकिन जब पहली बार बीवी हामला हुई तो पसीना बहुत आने लगा। मैं खुश हो गया, लेकिन जब उससे परफ्यूम बना तो एकदम बेकार था। इसलिए अब मैं जो भी बीवी हामला होती बच्चे के बाद तलाक देकर फारिग कर देता। बच्चे की चाहत तो थी, लेकिन दौलत से ज्यादा नहीं। अगर एक बार एक बीवी को रख लेता औलाद के साथ तो उसके पर निकल आते। वो सवाल करती, इसलिए मैं वजह ही खत्म कर देता। मेरे साथ अम्मा इस राज में शामिल थी, लेकिन अचानक वो चारपाई से लग गई। अब तो वो बोल भी नहीं सकती। अब देखो मेरी सारी बीवियां आगे पीछे घूमती हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में सारी बातें मानती हैं। भाई को अब भी कोई निदामत नहीं थी। हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसके पीछे छुप कर खड़े पुलिस वाले को दे दी और भाई को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि भाई दौलत में इतना अंधा हो चुका था कि न उसे बीवी की तबीयत दिखती, न उसने माँ की हालत से कोई सबक सीखा। उसका कहना था कि बच्चे रोकने की दवा इस्तेमाल करवाकर वो गुनाहगार नहीं होना चाहता था। तो क्या अपने बच्चों को खुद से दूर करके उनके सर से बाप का साया महरूम करके क्या वो कोई सवाब का काम कर रहा था? सारी दुनिया ने भाई का अंजाम देखा था। उसे 7 साल की कैद सुनाई गई और साहब का 3 बीवियों को उसके पैसे से रिहाइश दी गई और उनकी अच्छी जगह पर शादी की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं इन सबसे लाइल्म थी, इसलिए मेरी यही सजा थी कि उनके अच्छे घर में शादी करवा दूं। बाकी 3 बीवियों ने भी तलाक का मुतालबा किया था। वो एक नीम पागल शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अस्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो भी हामला हो गई थी और अब डिलीवरी के बाद अपने बेटे को लेकर जेल में जाकर दूर से अपने शोहर को उसकी औलाद का दीदार करवा देती थी। उसका कहना था कि मैं इसीलिए जाती हूँ ताकि जो गलती उसने की है उसे एहसास हो। तो आपको क्या लगता है, भाई को जेल भिजवाकर औलाद जैसी नेमत मिलने के बाद भी उससे महरूम है और बीवियों को तलाक दिलवाकर अच्छा किया है? साहब का बीवियों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसकी वजह से या शोहर को माफ करके एक आखिरी मौका देना, उनको घर और दोबारा से शादी करवाकर